आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। CNBC आवाज इबेक्स कैश स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और बाजार में रबी की नई फसल आने लगी है और बावजूद इसके अभी तक कीमतों पर कोई खास असर नहीं दिखा है। सोयाबीन ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ी है और गुआर के भी फंडामेंटल्स मजबूत हैं। हालांकि कॉटन में नया रिकॉर्ड हाई बनने के बाद ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली देखने को मिली है। नई आवक को देखते हुए एग्री कमोडिटीज में आपको अगले कुछ हफ्तों के लिए क्या नजरिया रखना चाहिए, आज हम अपने खास शो कमोडिटी आउटलुक एग्री कमोडिटीज में इसी पर करेंगे फोकस। हमारे साथ जुड़े हैं बीकानेर APMC के पुखराज चोपड़ा, कुंवरजी ग्रुप के रवि दियोरा, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के डॉक्टर BV मेहता और पैराडाइम कमोडिटीज के वीरेन वकील। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले तो यहाँ पर बुआई के नंबर्स ही देख लेते हैं, क्योंकि जिस तरह की रबी की फसल की बुआई देखने को मिली है, यहाँ पर काफी ज्यादा कमोडिटीज पिछड़ती हुई नजर आई हैं। जो एक आध एरिया हमने बढ़ता हुआ देखा है वो डेफिनेटली ऑयल सीड्स की तरफ से है। यहाँ पर पिछले साल के कंपैरिजन में रबी की फसल में अब तक अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। मस्टर्ड में करीबन 28% की बढ़त है। ग्राउंडनट का इलाका यहाँ पर बड़ा है और काफी हद तक ये दूसरी फसलों के एक्सपेंस पे हमने बनता हुआ देखा है। तो ये तो नंबर स्ट्रांग हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खाने के तेलों में अभी भी बढ़त देखने को मिली है। बायोडीजल एक स्टोरी है, मौसम दूसरा है। भारतीय बाजारों में किस तरह की मांग निकल के आएगी, ये तीसरा चीज यहाँ पर वॉच करने के लिए है। रिटर्न्स की बात करें तो वो चार्ट आपकी स्क्रीन पर फिलहाल है, तो चाहे वो 5 दिन का है या पिछले 3 हफ्ते का, हमने यहाँ पर बढ़त बनते हुए देखी है। लेकिन जान लेते हैं अपने एक्सपर्ट से कि यहाँ पर नीति क्या बनानी चाहिए। सबसे पहले डॉक्टर मेहता आपसे जानना चाहेंगे, किन फंडामेंटल्स पर फिलहाल आपकी नजर है? एक तो सोयाबीन सीड की जो प्राइस बढ़ रही है वो डेफिनेटली कॉज ऑफ कंसर्न है, क्योंकि एरा अच्छा क्रॉप है, 12 बिलियन तक का क्रॉप है, फिर भी आज प्राइस ऊपर जा रही है। उसके 2-4 रीजन है। एक तो क्रशिंग कम हो रहा है। क्रशिंग कम होने का 2 रीजन, एक तो एक्सपोर्ट नहीं है और जो इंपोर्ट का सोयाबीन मिल आया था वो भी पड़ा हुआ है। तीसरा, किसान जल्दी बेचना नहीं चाहता है, क्योंकि एक रीजन ये भी है कि लास्ट 1 लाख रुपए के दाम चले हुए थे, तो अभी नीचे दाम में वो बेचना नहीं चाहते। आज अभी मैं देख रहा था 6100 के दाम चल रहे, काफी अच्छा है। MSP अगर देखे सोयाबीन के 3950 के सामने आज आपको कम से कम 45-50% ऊपर मिल रहा है, फिर भी किसान बेचने को तैयार नहीं है। एरावल काफी कम है और जो एरावल आ रहा है उसमें ज्यादा इंडस्ट्री की जगह पे स्टॉक में जा रहा है। और एक और चीज बन रही है, तो प्राइस डिस्पेरिटी इतनी चल रही है कि आज सोयाबीन अगर एक दाम पे लेके अगर क्रशर प्रोसेस करे तो ही इज ए लूजर। 2 से 3 हजार टन का लॉस हो रहा है, तो ज्यादा उपयोग करेंगे। तो समझ में नहीं आ रहा है कि सीजन में इतना बड़ा अच्छा क्रॉप आने के बावजूद क्या हो रहा है। क्या स्पेकुलेटर फिर से एक्टिव हो गए? एक क्वेश्चन मार्क सबके सामने आ रहा है। हो सकता है वो भी फैक्टर हो। दैट वाज द वन पॉइंट। एंड सेकंड जो इश्यू जो भी आपने बताया, मस्टर्ड का डेफिनेटली एकरेज काफी बड़ा है, 28% बड़ा है, and we can expect a very good crop, and so far weather is very conducive। तो लास्ट ईयर जो इंडस्ट्री की तरफ से 88 लाख का कोई अनुमान था, गवर्नमेंट का 101 लाख का अनुमान था, उसके सामने विल नॉट बी सरप्राइज कि 15 से 20% क्रॉप ज्यादा आए। अगर वेदर कंडीसिव रहा तो डेफिनेटली आएंगे। और तीसरा एक जो फैक्टर है, कल हमने आपको भी डेटा भेजा था जी। लास्ट ईयर का इंपोर्ट ऑफ एडिबल ऑयल का बिल था 70,000 करोड़ और ये साल इतनी क्वांटिटी 131 लाख टन का इंपोर्ट हुआ और वैल्यू क्या हुई 1.17 लाख करोड़, 63% अप। क्या ये चिंता का विषय नहीं है? आपको क्रूड और पेट्रोलियम के बाद में, गोल्ड के बाद में थर्ड जो आइटम आ रही है वो है एडिबल ऑयल के इंपोर्ट बिल। तो इट्स अ वेरी कॉज ऑफ कंसर्न टू एवरीबॉडी। आई थिंक गवर्नमेंट should do something about announcing the edible oil missions। जी। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, जैसे ऑयल पंप के लिए 11,000 कर दिया, अनाउंस किया है, जैसे ऑयल सीड के लिए भी कम से कम 10,000 करोड़ का पैकेज लेके करना जरूरी है। हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं और यहाँ हमारा इंपोर्ट
और इंपोर्ट का बिल बढ़ रहा है। एब्सोल्युटली। तो ये तो बात हुई फंडामेंटल्स की। ऑफ कोर्स आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर भावों की बात भी करेंगे, लेकिन एक और सेक्टर जहाँ पर अच्छी खासी तेजी और बहुत समय के बाद हमने आते हुए देखी है, और पुखराज जी ये सवाल आपसे है, वो गुआर में बनती हुई नजर आई है। कई सालों के बाद इस तरह की बढ़त और इस तरह के भाव यहाँ पर देखने को मिले हैं। फसल ऑफ कोर्स कम है, पाइपलाइन कम था, वेंजेंस बाइंग एक शब्द है अब जो बहुत लोग यहाँ पर इस्तेमाल करने लगे हैं। कैसे देखते हैं आप गुआर के फंडामेंटल्स? देखिए, ग्वार के फंडामेंटल मनीषा जी एकदम साफ है। फसल बहुत कमजोर है। 18, 19, 20 और 20-21 जो ये हमने फसल देखी है, तो पिछले साल के मुकाबले 55 लाख के मुकाबले इस बार 35 लाख बोरी की फसल है, यानी 35 लाख क्विंटल की फसल है। तो ये फसल ग्वार के लिहाज से बहुत कम है। इसकी औसत उत्पादन 80 लाख बोरी के आसपास या 80 लाख क्विंटल के आसपास होना चाहिए। तो एक कम उत्पादन। दूसरा, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इसकी तेजी मंदी अब डिमांड पर चली गई, फसल पर नहीं है, अब डिमांड पर चली गई। जिस दिन डिमांड आती है बाजार के अंदर, बाहर एक्सपोर्टर बाहर आते हैं लेने के लिए, उस दिन बाजार तुरंत बढ़ जाता है। एक दिन एक्सपोर्टर चुप रहता है, बाजार तुरंत घट जाता है। तो ये इस तरह का सिनेरियो इसके अंदर चलता रहेगा। जहां तक बात है एक्सपोर्ट की, पिछले महीने 20,000 टन गया था, उसके बाद 22,000 टन गया था, और इस बार 25-26 हजार टन के आसपास निर्यात हुआ है। तो निर्यात में भी बढ़ोतरी हुई है। अगरचे निर्यात में थोड़ी और बढ़ोतरी होती है तो इसके भाव, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि निर्यात में बढ़ोतरी होती है और पाउडर प्लांट लेने के लिए बाहर आते हैं तो इसको पंख लग जाएंगे। क्योंकि जब तेजी चलती है तब बेचना किसी को नहीं है, न किसान को बेचना है, न व्यापारी को बेचना है, न मिलर को बेचना है। जैसी स्थिति अभी सोयाबीन में बता रही कि तेजी चल रही, किसी को नहीं बेचना है। ये परसों तक सोयाबीन के भाव 5400 रुपए पड़े थे और आज 6100 है, यानी किसी को नहीं बेचना। यही हालत ग्वार में और गम में है। जब तेजी चलती है तब किसी को नहीं बेचना। ये स्थिति बाजार में अभी बनी रहेगी मनीषा जी। काफी हद तक जो फंडामेंटल्स आप दोनों के मैच किए हैं उसमें एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि किसान की होल्डिंग कैपेसिटी यहां पर बढ़ी है, और जिनके पास माल है वो फिलहाल इन स्तरों पर भी माल नहीं बेचना चाहते। और एक तीसरी चीज जो लगातार हमें बताई जाती है वो ये कि नए नॉर्मल्स हायर प्राइसेस हैं। जो आपने 2020 में या 2019 में जो भाव देखे हैं काफी हद तक कमोडिटीज के, वो फिर से यहां पर लौटने वाले नहीं हैं। इन स्तरों से कुछ मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन भाव वहां पर वापस नहीं लौटेंगे। बीरेन जी, आपके पास कॉटन के लिए आना चाहेंगे, और यहां पर भी अंतरराष्ट्रीय बाजारों में 10 साल के हाईज, भारतीय बाजारों में नियर ऑल टाइम हाईज हमने बनते हुए देखे हैं। कुछ मुनाफा वसूली उन स्तरों से जरूर लौटी है, लेकिन आप यहां पर क्या फंडामेंटल्स देखेंगे? फंडामेंटल्स आर क्लियर, क्योंकि चाइना कॉटन का पूरा जो फॉरवर्ड कर्व है वो इन्वर्टेड है, यानी रेडी नजदीक के फ्यूचर्स तेज है, काफी तेज है, पूरे के डिस्काउंट में। इसमें तो जुलाई टू मार्च का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 20 सेंट डिस्काउंट में है। इट इज वेरी वेरी सीवियर डिस्काउंट इनवर्ट। ऐसा लग रहा है कि शॉर्टेज स्टोरी है, प्लस लॉजिस्टिक सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन भी है। चाइना की जो बाइंग है वो भी लगातार रही है, और खास करके यार्न में जो पेरिटी है या तो जो प्रॉफिट है वो काफी डिसेंट है। करंटली पूरे वर्ल्ड में इंडिया का कॉटन सबसे सस्ता है और अमेरिका का सबसे महंगा है, और सर्टिफाइड स्टॉक अमेरिका का ऑल टाइम लो। अभी 12,000 का डीसर्टिफिकेशन हुआ, सिर्फ 194 लॉट है वहां पे। तो स्क्रिप्ट प्लेबुक इज जस्ट अनफोल्डिंग। आगे आगे इसमें काफी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलेगी। जी हाँ, ग्लोबल इन्वेंट्रीज यहाँ पर भी कम है, शॉर्टेज है, और एक कंटेनर शॉर्टेज जो है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर है, वो एक चलता यहाँ पर एक फंडामेंटल है जिसकी वजह से हमने काफ़ी कमोडिटीज़ में इम्पैक्ट आते हुए देखा है। रवि, आपके पास आना चाहेंगे, और एक और सेक्टर जहाँ पर लगातार बढ़त देखने को मिली है, और वो शायद फेस्टिवल्स की वजह से है या जिस तरह की मांग निकल के आई है, वो है मसाले। अक्रॉस दिस सेक्टर आप क्या फंडामेंटल्स देख रहे हैं? डेफिनेटली जो स्पाइसेस पैक है वो लास्ट ईयर का सबसे अंडर परफॉर्मर पैक था। उसमें भी जीरा देखे तो जीरा में अगर आप टोटल जितनी कमोडिटीज लिस्टेड है एग्रीकल्चर कमोडिटीज और जिसमें ट्रेड हो रहा है, इसमें सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस जीरा में आया था, क्योंकि वहां पे एंडिंग स्टॉक मींस के लास्ट ईयर का जो कैरी फॉरवर्ड था उसका सबसे ज्यादा प्रॉब्लम था। एज वेल एज जीरा में क्या होता है कि ऑल स्पाइसेस एक्सेप्ट टर्मरिक, वहां पे डिमांड है वो स्टेगनेंट होते हैं, वहां पे जो फंडामेंटल या प्राइस डिसाइड होते हैं वो सप्लाई से होते हैं, तो सप्लाई रिलेटेड भी फ्लो अच्छा था। तो इस हिसाब से देखें तो स्पाइसेस में लास्ट ईयर थोड़ा टैपिड मूव रहा। हालांकि अभी जो सोइंग के रुझान आ रहा है पर्टिकुलर गुजरात रीजन एंड राजस्थान रीजन से, वहां पे ऐसा मानना है कि जीरा में
इस टाइम प्रोडक्शन एंड मींस के सोइंग दोनों में काफी पिछड़ापन रहेगा, क्योंकि वहां पे प्राइसेस भी कम है, फार्मर्स को इस हिसाब से इंटरेस्ट भी कम है, एंड जो लेट मानसून रहा है इस हिसाब से सोइंग भी लेट है। तो मुझे लग रहा है कि स्पाइसेस में पर्टिकुलर जीरा में ये ट्रेंड आगे बढ़ सकता है। अगर डिप पे आप प्राइसेस बात करें तो 16,000 एक अच्छा बेस बना के प्राइसेस चल रहे हैं। अपर साइड अब बेसिक रेंज में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 16 से 17,200 तक। धनिया में भी एक अच्छा स्पाइक है, बट मुझे लग रहा है कि अभी ये लेवल पे टर्मरिक में एक अच्छा रुझान देखने को मिल सकता है। एक टेपिड रेंज में अभी फंसा है 7300 से लेके 7600 तक, बट मुझे लग रहा है कि जैसे ही आगे जाके ये सप्लाई थोड़ी कम होगी, थोड़ा रेशनल्स चेंज हो गए, एक अच्छा तेजी 8000 तक वहां पे दिखना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि ये तेजी जो स्पाइसेस कॉम्प्लेक्स में पर्टिकुलर है वो रुकनी नहीं चाहिए। एंडिंग स्टॉक का जो प्रॉब्लम टर्मरिक एंड जीरा दोनों में था, बट लास्ट ईयर क्रॉप काफी छोटा रहा, इस साल भी क्रॉप छोटा था, तो इस हिसाब से आगे जाके एंडिंग स्टॉक का जो एक हैंगओवर था वो इससे हटेगा और डिमांड काफी अच्छी है। मुझे लग रहा है कि एक बार कंटेनर शॉर्टेज का इश्यू खत्म हो, एक अच्छी डिमांड खुलनी चाहिए। तो 2 से 3 महीने में मुझे लग रहा है कि दोनों स्पाइसेस टर्मरिक एंड जीरा एक अच्छा अप मूव में रहने चाहिए। ऑलराइट, तो ये तो हमने कवर किए हैं सभी फंडामेंटल्स एग्रीकल्चर कमोडिटी स्पेस में, लेकिन इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जब लौटेंगे तो सिर्फ भावों पर बात होगी कि क्या आउटलुक है, कहां पर भाव जा सकते हैं और आपकी रणनीति क्या हो। इस ब्रेक के बाद हर आदमी